नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला मेरठ, जहां 1857 की लड़ाई जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था, जहां नींव रखी गई थी मेरठ। जी हां, मेरठ एक ऐसा शहर है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चुनाव रैली का आगाज़ करते हैं, और मेरठ एक ऐसा शहर है जहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती है। जी हाँ, मेरठ के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मेरठ ही क्यों है और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको चुनते हैं और क्यों इसकी महत्व है, क्या आखिर मेरठ के पीछे की कहानी क्या है, पूरा मैं आपको इस लोकसभा सीट के बारे में बताऊंगा। और क्योंकि 1857 जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था वो इसी सरजमीन से हुआ था, और जाहिर सी बात है कि क्रांति धरा भूमि कही जाती है। बीजेपी तीसरी बार यहाँ हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब मैं आपको मेरठ लेकर चलता हूँ। मेरठ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 2019 का लोकसभा चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा आखिर खास क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा। मेरठ लोकसभा सीट राजनीतिक संदेश के हिसाब से अहम सीट है। पिछले 2 दशक से ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है, और 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी यहीं से की थी। मेरठ की रैली में करीब 20 लाख लोग जुटे थे, और बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल यहां से लगातार 2 बार सांसद भी चुने जा चुके हैं। जी हाँ, अब मैं आपको मेरठ लोकसभा सीट के इतिहास में लेकर चलता हूं। 1857 में स्वाधीनता संग्राम की नींव रखने वाला मेरठ शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र माना जाता है, और देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस का परचम लहराया था। लेकिन 1967 में यानी 1967 में सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को मात दी, और 1971 में एक बार फिर कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन उसके अगले चुनाव में इमरजेंसी के खिलाफ चली लहर जनता पार्टी के हक में आ गई। ये मैं आपको 1971 की बात बता रहा हूँ। हालांकि 1980, 1984 में कांग्रेस की ओर से मोहसिना किदवई और 1989 में जनता पार्टी की ओर से ये सीट जीती गई, और 1990 के दौर में देश में चला राम मंदिर आंदोलन का मेरठ में सीधा असर दिखा, और इसी के बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गई। ये लोकसभा सीट मेरठ का मैंने आपको बताया। और 1991, 1996 और 1998 में लगातार भारतीय जनता पार्टी के दबंग नेता अमरपाल सिंह ने जीत दर्ज की। उसके बाद 1999, 2004 में कांग्रेस और बसपा ने यहाँ से बाजी मारी। हालांकि 2009-14 में फिर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये पूरा लोकसभा सीट का इतिहास है मेरठ का। मेरठ लोकसभा सीट का असल में समीकरण क्या है, असल में वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा कौन है। 2011 के आंकड़ों की अगर माने तो मेरठ की आबादी करीब 35 लाख है, जिसमें 65% हिंदू आबादी है और 36% मुस्लिम आबादी है, यानी मुस्लिम आबादी कम है और हिंदू आबादी मेरठ में ज़्यादा है। मेरठ में कुल वोटरों की संख्या 19,64,388 है। इसमें 55.09% पुरुष हैं, वहीं 44.91% महिला वोटर हैं। 2014 में यहाँ मतदान 63.12% हुआ था। ये पूरा मेरठ का लोकसभा सीट का समीकरण है। मेरठ लोकसभा सीट के साथ हापुड़ का कुछ क्षेत्र भी आता है। जी हाँ, इस चीज़ को समझना होगा। कुछ हापुड़ जो इलाका है उसका भी मेरठ में लगता है। कुल मिलाकर यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण और हापुड़ की सीट आती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इसमें मेरठ शहर समाजवादी पार्टी और अन्य विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। ये 2017 का मैंने आपको बताया। और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ बेड़ा पार लगवा दिया था, क्योंकि मोदी लहर थी उस वक्त। और 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली थी, और उसके बाद मेरठ में भी जीत हासिल बीजेपी ने की थी। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी को करीब 48% वोट मिले थे, और मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल ने स्थानीय नेता मोहम्मद शाहिद अखलाक को हराया था, करीब 2 लाख वोटों से हराया था। और इस सीट पर
बॉलीवुड की अभिनेत्री नगमा भी यहां से चुनाव लड़ी थी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने नगमा पर दांव खेला था। राजेंद्र अग्रवाल को कुल 5,32,981 वोट मिले थे, जो करीब 47.86% आता है। मोहम्मद शाहिद अखलाक को बहुजन समाज पार्टी की उनको 3,06,655 वोट मिले थे, जो करीब 27% तक आंकड़ा पहुंचता है। शाहिद मंजूर को समाजवादी पार्टी के 2,11,759 वोट मिले थे, जो करीब 19.01 का आंकड़ा फीसदी पहुंचता है। वहीं बॉलीवुड की अभिनेत्री नगमा को कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार थी मेरठ से, उनको 42,911 वोट मिले थे, यानी 3.95% वोट मिले थे। यानी नगमा को सबसे कम वोट मिले थे मेरठ में 2014 में। अब मैं आपको जो वहां के राजेंद्र अग्रवाल हैं सांसद, उनकी प्रोफाइल बताता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड यानी आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं सांसद राजेंद्र अग्रवाल। मेरठ जैसी मुस्लिम बहुल सीट से लगातार 2 बार सांसद चुनकर आए हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत प्रचारक के रूप में की। इमरजेंसी और अयोध्या आंदोलन के दौरान उन पर कई मामले भी दर्ज हुए। एडीआर के अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो राजेंद्र अग्रवाल के पास 88 लाख रुपए की इस वक्त प्रॉपर्टी मौजूद है और इसमें करीब 55 लाख की संपत्ति उनकी अचल है। राजेंद्र अग्रवाल की गिनती संसद के चुनिंदा एक्टिव सांसदों में होती है। 16वीं लोकसभा में कुल 167 उन्होंने चर्चाओं में हिस्सा लिया है। ये मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का मैं आपको प्रोफाइल बता रहा हूँ। साथ ही साथ राजेंद्र अग्रवाल इस समय संसद की कई कमेटियों के सदस्य हैं, जिनमें पंचायती राज की सलाहकार कमेटी के सदस्य हैं, पेट्रोलियम और गैस से जुड़ी कमेटी के सदस्य हैं और साथ ही साथ सिटीजनशिप पर ज्वाइंट कमेटी शामिल है, उसमें भी शामिल है। और सांसद निधि के तहत मिलने वाले 25 करोड़ रुपए के फंड में से उन्होंने कुल 76.95% रकम खर्च कर दी है। ये पूरा मेरठ का समीकरण है और मेरठ का इतिहास मैंने आपको बताया। जो वहाँ के मौजूदा 2 बार के सांसद हैं बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल, उनके बारे में बताया। अब मेरठ का मामला ये है कि वहाँ पर काफ़ी स्लॉटर हाउस हैं, तो वहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के जो कुरैशी लोग हैं वो वहाँ पर काफ़ी दबदबा माना जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरीके से मेरठ की, तो मेरठ का एक अपना एक अलग इतिहास रहा है और मेरठ की वजह से कांग्रेस में याकूब के भाई जो हैं यूसुफ समेत कई टिकट के दावेदार भी इस वक्त मौजूदा दौर में माने जा रहे हैं। कांग्रेस से जो मेरठ हापुड़ लोकसभा टिकट के लिए कई पुराने नेताओं ने दावेदारी पेश की। यहाँ तक कि सपा बसपा के जो गठबंधन के लिए सबसे संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं हाजी याकूब कुरैशी, जो 2014 में मुरादाबाद से चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए थे। उनके सगे भाई हैं यूसुफ कुरैशी, वो इस वक्त मेरठ में कांग्रेस की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं और उन्होंने आवेदन किया है। 25 आवेदन कांग्रेस पार्टी के पास पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी अगर यूसुफ कुरैशी को वोट देती, टिकट देती है और दूसरी तरफ याकूब कुरैशी हैं सपा बसपा के गठबंधन से, और वहीं तीसरे बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल हैं जो 2 बार के सांसद हैं। तो ये सारी जो मेरठ का गणित है जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत दिलचस्प हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी संभावना जताई जा रही है कि मार्च में वो रैली करेंगे। सबसे पहली की रैली की शुरुआत वो मेरठ से ही करेंगे। तो मेरठ जो सीट है वो अपने आप में एक अलग तरीके की सीट है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से रायशुमारी करने के लिए लोकसभा कोऑर्डिनेटर इंद्रपाल सिंह मेरठ पहुंचे थे। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मेरठ सीट को तवज्जो दी जा रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे सपा बसपा गठबंधन की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो, क्योंकि मेरठ की जो सीट है वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे हावी है, दबदबा है। और अगर मेरठ की सीट अगर जीत जाती है बीजेपी या कोई भी पार्टी, तो उसका खासा असर देखने को मिलेगा विधानसभा चुनावों में। तो इस वजह से थोड़ा सा देखा जा रहा है, तोला जा रहा है, सोच समझकर टिकट देने की बात की जा रही है। वहीं यही नहीं, सपा के जो लोकसभा प्रभारी है, संभावित प्रत्याशी हैं याकूब कुरैशी के सगे भाई हैं यूसुफ कुरैशी, वो कांग्रेस से लड़ने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ यूसुफ कुरैशी जो हैं वो प्रदेश कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष भी हैं। और मुजफ्फरनगर के विपुल माहेश्वरी कभी बसपा में रहे केपी सिंह मवई ने भी दावेदारी पेश की है। तो ये पूरी तरीके से गणित है मेरठ की राजनीति का। अब देखना ये होगा कि मेरठ के लोग किस तरीके को वोट देते हैं और किसके साथ जाएंगे,
क्योंकि अब मेरठ का चुनाव जब होगा तो जनता कई मुद्दों को देखेगी, कई बातों को देखेगी और देखना ये होगा कि मेरठ की सीट क्या वाकई में बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएगी, या फिर सपा बसपा का गठबंधन जीतेगा, या फिर कांग्रेस कोई नगमा जो बॉलीवुड की अभिनेत्री 2014 में आई थी, क्या फिर एक बार कोई ऐसे ही स्टार प्रचारक को लेकर आएगा और चुनाव लड़ाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार।